फैंटम बनने का सिर्फ एक ही तरीका था, असल में आम इंसानों से बेहतर प्राणी बनने का, और वह था किसी प्राकृतिक प्रतिभा या स्पार्क को जगाना। कम से कम सिटाडेल F1 का हर निवासी यही जानता था। हालांकि एक और तरीका था जिसे सावधानी पूर्वक छुपाया गया था, क्योंकि इससे अराजकता पैदा हो सकती थी। हजारों लोग फैंटम बनने की आशा में मर सकते थे, जो जल्द ही गढ़ के पतन का कारण बन सकता था। राक्षस को मारना यह दूसरा तरीका था, लेकिन हत्या एक बनाम एक लड़ाई में होनी थी। किसी को भी व्यक्ति की मदद करने की आवश्यकता नहीं थी और किसी को भी आसपास रहने की आवश्यकता नहीं थी, अन्यथा राक्षस का प्रारंभिक जीन अस्थिर हो जाएगा और व्यक्ति में विकास वृक्ष को जागृत करने में सक्षम नहीं होगा। अच्छा हो या बुरा, यह तथ्य कि एडम के सामने वाला आदमी मर गया उसे एक प्रेत बनने का अवसर प्रदान करता है, भले ही वह इस छोटी सी लड़ाई के हर सेकंड में मौत के कगार पर था। मैं यह कर सकता था। मैंने राक्षस को मार दिया। रुको, मैंने विकास वृक्ष को जगा दिया। क्या मेरे पास वास्तव में इस समय तक चिंगारी थी? एडम पागलों की तरह मुस्कुराया, क्योंकि एड्रेनालाइन का एक उछाल और भावनाओं का एक तूफान उसके शरीर में चला गया। प्रेत बनना गढ़ के प्रत्येक निवासी का सपना था, क्योंकि यह उज्जवल भविष्य के लिए एकमात्र संभावना थी, क्योंकि राक्षसों से मृत्यु का डर नहीं था। चेतावनी, जल्दी करो और रिवॉल्व का उपयोग करो, जबकि राक्षस जीन अभी भी प्रारंभिक जीन बन सकता है। ठंडे स्नान जैसे संदेशों ने एडम को सामान्य स्थिति में ला दिया और वह तेजी से सिल्वर वीवर की ओर रेंगने लगा। एडम ने पहले कभी रिवॉल्व का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, और उसने उस भावना को बाहर आने दिया। उसी क्षण एडम की हथेली के सामने एक सफेद भंवर दिखाई दिया। सिल्वर वीवर का शरीर थोड़ा कांप उठा, क्योंकि बहुत सारे रून उभरने लगे, भंवर के केंद्र की ओर बढ़ते हुए और एडम में प्रवेश करते हुए। आपने सिल्वर वीवर जीन प्राप्त कर लिया है। चूंकि यह आपका पहला जीन है, इसलिए यह आपका प्रारंभिक जीन बन जाता है। आपके विकास वृक्ष का विकास शुरू हो गया है। एडम की आंखें गहरी होती गईं, जबकि उसका मन रसातल की गहराई में डूब गया, और उसने स्वयं को एक तारों भरे स्थान में पाया जहां ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। हालांकि लाखों तारों में से किसी ने भी एडम का ध्यान आकर्षित नहीं किया, क्योंकि उसकी निगाह केवल एक पर ही केंद्रित थी, एक सफेद बीज जो तेजी से अंकुरित हो रहा था और केवल कुछ शाखाओं वाला एक युवा वृक्ष बन गया। रूनों की एक धारा एडम के बगल से बहकर धागे की एक गेंद में बदल गई, जिसने विकास वृक्ष के केंद्र में अपना स्थान ले लिया। विकास वृक्ष कांप उठा, बाहर की ओर लहरें छोड़ रहा था, जिससे अंतरिक्ष हिल रहा था। धागे की गेंद के चारों ओर पेड़ के तने पर एक नक्काशीदार चक्र दिखाई दिया, जो सफेद ऊर्जा, प्रकाश और मुक्त उत्सर्जित कर रहा था। आप विकास के प्रथम चक्र तक पहुंच गए हैं। फिर मानो प्रतिक्रिया में धागे की गेंद से एक तारा निकला, जो एडम के गले बेला में घुस गया। उसकी नीली आंखें चमक उठीं और उसे एक नई दुनिया दिखाई दी। आपको अपने प्रारंभिक जीन सिल्वर वीवर का आदेश प्राप्त हुआ है। बुनकर की सुई। धागे को एक मौलिक उपकरण बनाइए जिसका उपयोग कपड़े को मारने और सिलने दोनों के लिए किया जा सकता है, भले ही वह वास्तविकता ही क्यों न हो। स्वाभाविक रूप से एडम के मन में कई सवाल थे, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों से आने वाले व्यक्ति के रूप में उसे प्रेत की शक्ति के बारे में बहुत कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हालांकि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, उसे खुद ही पता लगाना था। उसका मन वास्तविक दुनिया में लौट आया, जहां एक टूटे हुए धातु के कंटेनर और लाशों के अलावा कुछ भी नहीं था। सोचो, मैं यहां से कैसे निकलूं? एडम मन ही मन चिल्लाया। मृत भूमि के बारे में वह सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था जो वह जानता था।
कारवां? ठीक है। निश्चित रूप से अगले ग्रहण तक अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए अब यहाँ काफी सुरक्षित होना चाहिए, है न? कम से कम यहाँ निश्चित रूप से प्रेत हैं, एडम ने खुशी से कहा, उस आदमी के पास जाकर उसके कपड़े उतार दिए। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इन चीजों के बिना वह रेत के तूफान में बस घुट जाएगा और चश्मा एक बेहतरीन बचाव होगा। ग्रहण एक दावत और एक विपत्ति दोनों था। यह सप्ताह में एक बार होता था, दिन में नहीं बल्कि रात में, जिससे चांद लगभग गायब हो जाता था और पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाती थी। इन 12 घंटों के लिए गढ़, सारी सेना और प्रेत पूरे एक सप्ताह की तैयारी करते हैं, राक्षसों की लहरों से बचने के लिए। ग्रहण की घटनाएं तब से होती आ रही हैं, जब से अंतिम तारा गिरा था। यह एक ऐसी घटना है जो इस दुनिया के अस्तित्व में आने से बहुत पहले घटित हुई थी। सबसे चमकीले और सबसे बड़े आखिरी तारे के गिरने के बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ग्रह का अधिकांश हिस्सा निर्जन बंजर भूमि बन गया, राक्षस प्रकट हुए और महाशक्तियों वाले लोग पैदा हुए। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण अंतिम तारे के प्रकाश को वापस लाने के लिए हो रहे हैं, लेकिन ये अफवाहों से अधिक कुछ नहीं है। कदम कदम, एक और कदम। एडम कंटेनर से बाहर निकला और सिल्वर वीवर की लाश के ऊपर से गुजरते हुए डेडलैंड्स को देखने लगा, जिसके बारे में उसने बचपन से सुना था। शहर के नागरिकों के लिए डेडलैंड्स में जीवित रहना असंभव था, केवल फैंटम ही राक्षसों से लड़ सकते थे। क्या बकवास है, एडम ने सांस रोककर कहा, क्योंकि सैकड़ों राक्षसी लाशों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिनमें से कुछ पहले से ही रेत से ढकी हुई थीं। एडम ने मुड़कर कटे हुए आदमी की ओर देखा, क्या यह उसी ने किया या उस राक्षस ने? रुको, मैंने सिल्वर वीवर के बारे में कभी नहीं सुना। क्या यह वास्तव में रेड बुक का राक्षस है? मृत भूमि में अनगिनत राक्षस थे, प्रत्येक की अपनी क्षमताएं, ताकत और अद्वितीय उपस्थिति थी। राक्षस मानव जाति के मुख्य शत्रु थे, इसलिए प्रत्येक राक्षस सभी संभावित जानकारी और फोटो को रिकॉर्ड करने के लिए एक एकल निर्देशिका बनाई गई थी। मुख्य निर्देशिका को व्हाइट बुक कहा जाता था और इसकी प्रतियां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को भी वितरित की जाती थी, क्योंकि हर किसी को यह समझना था कि साधारण राक्षस क्या करने में सक्षम हैं। एक रेड बुक भी थी, खास तौर पर खतरनाक और काफी दुर्लभ राक्षसों के लिए। उनमें से ज्यादातर के बारे में जानकारी पूरी नहीं थी, उनमें से एक छोटे से हिस्से की तस्वीरें भी नहीं थीं, साथ ही केवल रईसों और प्रेतों के पास ही रेड बुक तक पहुंच थी। ठीक है, मैं समय से पहले उत्साहित नहीं होऊंगा। आखिरकार मैं व्हाइट बुक में राक्षसों के केवल 1/5 भाग के बारे में ही जानता हूं, इसलिए इस तरह के भाग्य की संभावना बहुत कम है। एडम ने राक्षसों के बीच आगे बढ़ने से पहले कहा, आमतौर पर मृत शव अन्य राक्षसों को आकर्षित करते थे, जो मुफ्त भोजन पाकर अपना पेट भरना चाहते थे, लेकिन जब वहां बहुत सारी लाशें होती थीं, तो वे डरकर भाग जाते थे। स्वाभाविक रूप से एडम वह व्यक्ति नहीं था जिसने इन राक्षसों को मारा था, लेकिन जो कोई भी उसे दूर से दर्जनों लाशों के बीच चलते हुए देखता, वह यह जोखिम नहीं उठाता और बस दूर चला जाता। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि वह कुछ महत्वपूर्ण चीज भूल गया है। फिर उसने अपना हाथ निकटतम राक्षस की ओर इशारा किया और रिवॉल्व को बुलाया। हालांकि भंवर राक्षसों से कोई भी जीन निकालने में असमर्थ था। आह, मैं उम्मीद कर रहा था कि यह काम करेगा। यह निराशाजनक है। एडम ने भौहें सिकोड़ते हुए ऊंची रेत की पहाड़ी की ओर बढ़ गया। राक्षस से जीन प्राप्त करने के लिए किसी को उसकी हत्या में भाग लेना पड़ता था, इसलिए रिवॉल्व को जीन प्राप्त करने के लिए राक्षस से कुछ संबंध होना चाहिए। स्पार्क को प्रज्वलित करने के लिए शर्तें उतनी सख्त नहीं थीं,
लेकिन यह पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण नियम था। केवल प्रेत या कम से कम नवीनतम हथियार ही अंततः नए जीन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कोई भी हथियार मजबूत राक्षसों के खिलाफ मदद नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों के लिए प्रेत के बिना काम चलाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि राक्षसों के जीन के बिना मानवता बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। खैर, मैं राक्षसों का सामना नहीं करना चाहता। अब मुझे गढ़ में वापस जाने का रास्ता खोजना है। एडम ने पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उसके सामने भूमि का विशाल विस्तार खुला हुआ था, लेकिन उसे केवल टीले, एकाकी रेतीली ढलाने और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ाती क्रूर हवा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दुर्भाग्य से एडम भले ही एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया था, लेकिन उसे कोई कारवां नहीं मिला। ऐसी कोई बात उसे नजर आती। अरे, मैं निश्चित रूप से अकेले गढ़ तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे कुछ सोचना होगा। अगर मुझे कारवां नहीं मिला तो मैं निश्चित रूप से जल्द या बाद में किसी राक्षस के जबड़े में समा जाऊंगा। अदन ने भौहें सिकोड़ते हुए, अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए सोचा। अचानक रेगिस्तान पर बादल घने हो गए और उनमें बिजली चमकने लगी। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और कुछ ही सेकंड में शक्तिशाली बिजली की चमक जमीन पर गिर पड़ी। बिजली की बौछारें गायब हो गईं, लेकिन गरजने वाले बादल नहीं, वे केवल फैलते गए और बड़े से बड़े क्षेत्र को कवर करते गए। उसी समय रेत के बीच मंडराती हुई विद्युत धाराएं दिखाई दीं, जो समय समय पर गेंद की बिजली की तरह अपनी स्थिति बदल लेती थीं। वह एडम ने एक छोटी सी वस्तु को घूरते हुए कहा, जो उसी स्थान पर दिखाई दी थी जहां बिजली गिरी थी। एक गोल नीला पत्थर जिसमें उभरी हुई क्रिस्टलीय छड़ें बराबर दूरी पर थीं, जिनके सिरे डिस्क की तरह चपटे थे, लेकिन वे एक दूसरे को छूते नहीं थे। समय समय पर उनके बीच से विद्युत डिस्चार्ज गुजरते थे, जो एक छड़ से दूसरी छड़ तक जाते थे। झूठा और नहीं, क्या मैं सचमुच इतना भाग्यशाली हूं? मुझे एक कलाकृति मिल गई। एडम को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हर कलाकृति में अनोखी क्षमताएं थीं और वे बेहद दुर्लभ थीं, बल्कि यह कि कलाकृतियां बहुत कीमती थीं। एक कलाकृति उसके परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काफी थी। उसी समय नदी के तल पर तैरती हुई एक लंबी मछली रेत से बाहर निकली। उसके पूरे शरीर में बिजली के झटके महसूस हुए, जिससे बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। इसके बाद ईल रेत में धंस गई और विसंगति के दूसरे भाग से बाहर निकल आई। एडम ने गला साफ किया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके भीतर संदेह पनपने लगा। हालांकि बहुत जल्द ही उनकी सारी अनिश्चितता उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने के अडिग दृढ़ संकल्प